नमस्कार। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, उसमें हमने बात की थी शॉर्ट स्टोरी के दो पार्ट्स में। एक तो सेटिंग की बात की थी हमने और दूसरा कैरेक्टराइजेशन की बात की थी। अब देखते हैं तीसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं प्लॉट। हालांकि जब मैंने आपको बताया था, अरिस्टोटल के बारे में बताया था, अरिस्टोटल ने प्लॉट के बारे में क्या कहा है, E.M. फोर्स्टर की भी बात हुई थी। प्लॉट को सबसे ऊपर रखा है एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल कहता है प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। तो हमने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन एलिमेंट्स तो वही हैं। और वहाँ पर जब अरिस्टोटल की बात हुई थी, अरिस्टोटल ने जो बात कही है वो ट्रेजेडी यानी ड्रामा की बात कही है उसने। और ड्रामा की बात करते हुए वो कहता है कि प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। और प्लॉट सोल है स्टोरी का भी। यहाँ भी प्लॉट की जो इम्पोर्टेंस है बिल्कुल भी कम नहीं होती। जैसे एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में कहा है कि प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, तो आप यहाँ भी वही कह सकते हैं दैट प्लॉट इज़ द सोल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि प्लॉट के बिना तो स्टोरी होती ही नहीं है। देखिए, प्लॉट और नैरेटिव स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज स्टोरी लाइन और प्लॉट ऑफ अ स्टोरी। तो जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है यानी कि जो वर्णन है, जो घटनाएं हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका अरेंजमेंट प्लॉट कहलाता है। इज ऑल्सो नोन एज स्टोरी लाइन। उसको आप स्टोरी लाइन कहते हैं या फिर प्लॉट कहते हैं स्टोरी का। देखिए, E.M. फोर्स्टर की हमने बात कही थी जब हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो E.M. फोर्स्टर ने प्लॉट के बारे में भी बोला है। और वो ये कहता है कि उसने एक एग्जाम्पल दिया और उसने ये कहा कि जो स्टोरी है वो नैरेटिव ऑफ इवेंट्स है अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस। और जो प्लॉट है वो भी नैरेटिव है इवेंट्स का, लेकिन उसमें क्या है, कॉजलिटी है। कॉजलिटी मतलब कार्य कारण बताया जा रहा है, कोई घटना हुई तो क्यों हुई। और एक एग्जाम्पल देता है वो, द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड। अगर हम ये कहते हैं कि राजा मर गया और रानी मर गई तो ये एक स्टोरी है। और अगर हम ये कहते हैं द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ, यानी राजा मर गया और फिर रानी दुख से मर गई, तो ये क्या है, ये एक प्लॉट है। ये कौन कहता है, E.M. फोर्स्टर। और मैंने उसकी बुक का नाम आपको बताया था, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। तो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल उसकी बुक है E.M. फोर्स्टर की। उस बुक में उसने ये बात कही कि टाइम सीक्वेंस को सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन सेंस ऑफ कॉजलिटी यानी कार्य कारण भी होना चाहिए जो प्लॉट है। और एक और उसने इसी बात को दोबारा फिर मोड़ के कहा। पहले तो ये कहा कि राजा मरा और रानी मर गई, ये कहानी है। राजा मरा और रानी दुख से मर गई, ये प्लॉट है। फिर उस अगेन वो कहता है कि रानी मर गई, कोई नहीं जानता कि क्यों, जब तक कि ये पता नहीं चला कि रानी को दुख से मर गई राजा की मृत्यु के कारण। तो अब ये जो प्लॉट है उसको E.M. फोर्स्टर कहता है कि ये एक मिस्ट्री है, ये एक रहस्य है। खैर, ये तो बात हुई E.M. फोर्स्टर की। अब हम यहाँ देखते हैं, हम बात कर रहे थे इट डिस्क्राइब्स द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ द ऑथर टेल्स अ स्टोरी। तो ये डिस्क्राइब करता है, ये वर्णन करता है उस फ्रेमवर्क का, यानी उस अरेंजमेंट का, उस व्यवस्था का, कि हाउ द ऑथर टेल्स अ स्टोरी, कि एक ऑथर, एक लेखक कहानी सुनाता कैसे है। देखिए, कहानी सुनाने के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई कहानी सुनाता है, आप बोर हो जाते हैं उसकी कहानी सुनकर। कोई कहानी सुनाता है तो आप मतलब टाइम का आपको पता ही नहीं चलता, आप सुनते चले जाते हैं, आप चाहते हैं कि वो एक कहानी और सुना दे आपको। तो एक ऑथर ने कैसे कहानी सुनाई, कैसे उन घटनाओं को व्यवस्थित किया, ये उसका प्लॉट है। हालांकि ये स्टाइल में भी आएगा, जब आप अभी इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे तो स्टाइल में भी यही बात आएगी कि एक स्टोरी को ऑथर कैसे बता रहा है, ये उसका स्टाइल है। लेकिन प्लॉट भी उसने कैसे गढ़ा, कैसे घटनाओं को उसने व्यवस्थित किया, वो प्लॉट है।
द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, यानी सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का, इन अ स्टोरी, एक कहानी में, इज वो है व्हाट द ऑथर डेवलप्स, जो कि लेखक विकसित करता है, टू क्रिएट मीन्स बनाने के लिए, पैदा करने के लिए, अ बेसिक स्टोरी स्ट्रक्चर, एक आधारभूत कहानी का स्ट्रक्चर। द प्लॉट इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो ये बात तो हम पहले भी कह चुके हैं, एरिस्टोटल के शब्दों में हम कह चुके हैं कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, और यही बात फिर से आई, द प्लॉट इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, यानी कि हम ये आर्ग्यूएबली मतलब तर्कपूर्ण ढंग से हम ये कह सकते हैं कि प्लॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, एक लघु कथा का। और अरिस्टोटल ने जब कही थी ये बात तो किस संदर्भ में कही थी? उसने ट्रेजेडी के संदर्भ में कही थी, ड्रामा के संदर्भ में कही थी कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड नीड्स टू बी प्लान्ड, और उसको आवश्यकता होती है प्लानिंग की, योजना की। ये ऐसा नहीं कि कोई घटना आगे की पीछे कर दी, पीछे की आगे कर दी, हालांकि फ्लैशबैक में भी स्टोरी चलती है, लेकिन उसको भी कहने का तरीका होता है, फ्लैशबैक में कैसे बताई जाएगी वो स्टोरी, तो उसको प्लान किया जाता है, नीड्स टू बी प्लान्ड, उसको योजना की आवश्यकता होती है, इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल मीन्स तार्किक, रैशनल, सीक्वेंस क्रम, हैविंग अ बिगिनिंग, अ मिडिल एंड एन एंड। तो एक तो उसकी होनी चाहिए प्लॉट की बिगिनिंग यानी शुरुआत, एक मिडिल होना चाहिए मध्य, और एक अंत होना चाहिए। और आगे अरिस्टोटल ने भी ये चीज़ें कही हैं कि एक प्लॉट की एक प्रॉपर बिगिनिंग, एक मिडिल और एक एंड होना चाहिए। फिर अरिस्टोटल बताता है कि बिगिनिंग क्या है, बिगिनिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बिगिनिंग वो है जिसके पहले कहने को कुछ नहीं है, अगर उसके पहले कहने को कुछ है तो वो बिगिनिंग नहीं है ना। और मिडिल क्या है? मिडिल वो है जिसके पहले भी कहने को कुछ है और जिसके बाद में भी कहने को कुछ है। और फिर तीसरी चीज़ है एंड। एंड क्या है? जिसके पहले कहने को तो कुछ है लेकिन जिसके बाद में कहने को कुछ ना बचे, वो एंड है। अगर बाद में कहने को कुछ बचता है तो वो एंड नहीं है। कहते ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो एंड नहीं है अगर कहने को कुछ बचा है तो। देयर आर 5 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ प्लॉट। तो जो एक प्लॉट है उसके 5 आवश्यक भाग होते हैं। पहला है एक्सपोजिशन, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। तो जो एक्सपोजिशन है यानी कि अब इसको हिंदी में तो क्या ट्रांसलेट करेंगे, आप प्रदर्शन कह सकते हैं। एक्सपोज मीन्स किसी चीज़ को जाहिर करना, किसी चीज़ को रिवील करना, प्रकट करना। तो ये एक्सपोजिशन है, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, वेयर द कैरेक्टर्स, जहाँ के जो पात्र हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यानी उनको उनका परिचय कराया जाता है, आर इंट्रोड्यूस। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज एस्टेब्लिश्ड। तो सेटिंग के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, या इसकी जो परिदृश्य है, जो बैकग्राउंड है वो ऑफ द स्टोरी यानी कहानी का परिदृश्य इज एस्टेब्लिश्ड यानी स्थापित किया जाता है। तो ये किसका पार्ट हुआ? एक्सपोजिशन का। ये काम एक्सपोजिशन में किया जाता है यानी कि बिगिनिंग में। एंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज सेट। तो कहानी की बैकग्राउंड यानी कि जो पृष्ठभूमि है वो सेट की जाती है, वो स्थापित की जाती है। नेक्स्ट पार्ट है राइजिंग एक्शन, यानी कि ये तो हुई शुरुआत, अब यहाँ से एक्शन ऊपर को उठा, आगे बढ़ा। तो द राइजिंग एक्शन यूजुअली स्टार्ट्स विद एन इंसाइटिंग इवेंट। तो ये जो उठता हुआ एक्शन है प्रायः वो स्टार्ट होता है, शुरू होता है विद एन इंसाइटिंग यानी कि उत्तेजित करने वाली इवेंट से, घटना से, और अ टर्निंग पॉइंट या फिर एक मोड़ आता है इन द प्लॉट। प्लॉट में, कहानी में एक मोड़ आता है जिससे कि एक्शन आगे बढ़ता है, राइज करता है, ग्रोथ करता है। द स्टोरीज इवेंट्स गेट मोर कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या होता है कि जो स्टोरी की घटनाएं होती हैं, कहानी की घटनाएं होती हैं, वो जटिल होती जाती हैं। एंड द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट, और जो प्राथमिक संघर्ष है, इज अनकवर्ड, वो जाहिर होता है। दे आर द इंसिडेंट्स,
ये वो इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं दैट टेक प्लेस, जो कि होती हैं बिटवीन द बिगिनिंग एंड द क्लाइमैक्स, यानी प्रारंभ जो कि एक्सपोजिशन था और क्लाइमैक्स आगे आएगा, तो उसके बीच में होने वाली जो घटनाएं हैं वो होती हैं राइजिंग एक्शन। फिर है इसी में कॉन्फ्लिक्ट। स्टोरीज कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक कहानी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, इज़ अ स्ट्रगल। वो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी संघर्ष है और स्ट्रगल का मतलब भी संघर्ष है, टकराव है बिटवीन अपोजिट साइड्स। अपोजिट मीन्स अपोजिंग, विरोधाभासी, साइड्स यानी दो दल होते हैं तो उनमें टकराव होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ क्रूशियल, जो टकराव है वो क्रूशियल है, वो इम्पॉर्टेंट है टू द स्टोरी लाइन, कहानी के लिए। यानी एक कहानी में अगर कहीं कोई टकराव नहीं होता है तो एक तरीके से इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, रुचि पैदा नहीं होती रीडर के माइंड में। तो ये क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज, क्योंकि इट कनेक्ट्स, ये जोड़ता है इवेंट्स, घटनाओं को, एंड ड्राइव्स द प्लॉट फॉरवर्ड, और प्लॉट को आगे बढ़ाता है, कथानक को आगे बढ़ाता है। कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट हैव टू बी लिमिटेड, यानी जो संघर्ष है वो उसको सीमित नहीं रहना है टू आर्ग्यूमेंट्स, केवल वाद विवाद के तक ही सीमित नहीं रहना है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, ये किसी भी प्रकार की कठिनाई हो सकती है, दैट, जो कि द प्रोटैगनिस्ट, मुख्य पात्र, एनकाउंटर्स, जिसका सामना करता है, मुख्य पात्र जिसका सामना कर रहा है। देयर मे बी, यानी हो सकता है, ओनली वन सेंट्रल स्ट्रगल, केवल एक सेंट्रल यानी केंद्रीय संघर्ष, इन एक शॉर्ट स्टोरी यानी कि एक लघु कथा में, और देयर मे बी सेवरल स्मॉल चैलेंजेस, या फिर बहुत सारी छोटी छोटी चुनौतियां हो सकती हैं विद इन अ डोमिनेंट स्ट्रगल, एक मुख्य संघर्ष के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, दो प्रकार के संघर्ष होते हैं। इंटरनल यानी कि आंतरिक संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स, आंतरिक संघर्ष होता है व्हेन, जब एक कैरेक्टर, एक पात्र, स्ट्रगल्स, संघर्ष करता है विद हिज हर ओन डिज़ायर्स और बिलीव्स, अपनी, चाहे अगर वो मेल है तो हिज और फीमेल है तो हर, अपनी खुद की डिज़ायर्स यानी कि इच्छाओं से, और बिलीव्स या अपने विश्वासों से। इट टेक्स प्लेस, ये जो संघर्ष है वो होता है विद इन देम, उनके अंदर यानी पात्रों के अंदर, एंड इट गाइड्स, और ये गाइड करता है यानी पथ प्रदर्शन करता है देयर कैरेक्टर ग्रोथ, उनके चरित्र के ग्रोथ में, आगे बढ़ने में। फिर है एक्सटर्नल कैरेक्टर यानी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स, यानी जो बाहरी संघर्ष है वो होता है व्हेन अ कैरेक्टर, जब एक पात्र, इज प्लेस्ड, रखा जाता है, स्थापित किया जाता है, अगेंस्ट समवन, किसी के विरुद्ध, और अदर्स आउटसाइड ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, या फिर किसी और के जो कि बाहर हैं उनके प्रभाव से। एक्सटर्नल पावर्स, जो बाहरी ताकतें हैं, ऑब्स्ट्रक्ट, रोक देती हैं अ कैरेक्टर्स मोटिवेशन, एक पात्र का मोटिवेशन होता है, प्रेरणा या आगे बढ़ने का जो उसका रुझान है उसको रोक देती हैं। एंड बिल्ड्स फ्रिक्शन, और एक फ्रिक्शन होता है, एक घर्षण होता है, एक घर्षण पैदा करती हैं। जब टकराव होता है तो तभी तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। एज द कैरेक्टर अटेम्प्ट्स, जब जो पात्र है वो कोशिश करता है टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स यानी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का कोशिश करता है, लेकिन बाहरी ताकतें उसका रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, रोकती हैं,
तो वहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है। कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर, तो देखिए ये टकराव कभी कैसा होता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से टकराता है, कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स में आपस में टकराव होता है। और एक टकराव क्या है, कैरेक्टर वर्सेस नेचर, यानी एक पात्र का टकराव प्रकृति से होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स विद एनिमल्स, कभी जानवरों से टकराव होता है। द एटमॉस्फियर, कभी वातावरण से टकराव होता है। द क्लाइमेट, जलवायु से टकराव होता है, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार के, यानी कि कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, यानी कभी बिजली गिर गई, तो ये सब क्या है, टकराव है नेचर से, जो इंसान का सदियों से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है, और ये कहानियों में हमको मिलता है। कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी, ये भी संघर्ष हमेशा चलता रहता है, यानी पात्र टकराता है समाज से। समाज, और हालांकि जो समाज है वो मनुष्यों से ही मिलकर बना है, हम सभी समाज का अंग हैं, लेकिन हमेशा हमारा टकराव भी समाज से रहता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर पीपल्स बिलीफ्स, तो ये टकराव क्यों होता है, क्योंकि ये झगड़ा है दूसरे लोगों के विश्वासों से, हैबिट्स, आदतों से, और ट्रेडिशंस या परंपराओं से। हमारे घर में भी आपस में झगड़ा रहता है ना, क्योंकि हर एक की हैबिट्स अलग अलग होती हैं, सभी की आदतें अलग हैं, किसी को कुछ पसंद है, खाने में अलग चीज़ें पसंद हैं, किसी को देर तक जगना पसंद है, किसी को जल्दी सोना पसंद है, तो हैबिट्स अलग अलग हैं। बिलीफ्स, सभी के विश्वास अलग हैं, किसी को कोई भगवान पसंद है, किसी को कोई भगवान पसंद है, सभी के विश्वास अलग हैं। और ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, एक परिवार की परंपराएं अलग हैं, दूसरे परिवार की परंपराएं अलग हैं, और ये आपस में टकराती हैं परंपराएं, तो ये संघर्ष होता है, और ये कहानियों में, उपन्यासों में, ड्रामा में हमें हमेशा देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फिर आता है क्लाइमैक्स। प्लॉट जब आगे बढ़ता है तो क्या आता है, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब बिल्कुल पीक पे होता है, जब हमारी कहानी चोटी पर पहुंचती है, कथानक हमारा, तो उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। स्टोरी इज क्लाइमैक्स, तो एक कहानी का जो क्लाइमैक्स है, जो चोटी है, जो शिखर है, इज द पिनेकल ऑफ सस्पेंस। पिनेकल भी क्लाइमैक्स को ही बोलते हैं, पीक को बोलते हैं चोटी। किस चीज़ की, सस्पेंस की। सस्पेंस यानी अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, तो ये सस्पेंस होता है। स्टोरी लाइन, कहानी बिल्कुल चोटी पर पहुंच गई। एंड कैरेक्टर विच ऑल द प्रिसीडिंग प्लॉट डेवलपमेंट्स हैव बीन लीडिंग अप टू, तो जो पात्र है उसका डेवलपमेंट भी पीक पर पहुंचता है क्लाइमैक्स में। स्टोरी लाइन है वो पीक पर पहुंचती है, और सस्पेंस पीक पर पहुंचता है क्लाइमैक्स में। विच, जो कि ऑल द प्रिसीडिंग प्लॉट डेवलपमेंट्स, प्रिसीडिंग मीन्स जो पहले हो चुका है, प्लॉट का डेवलपमेंट, जो विकास पहले हो चुका है, हैव बीन लीडिंग अप टू, वो यहाँ तक ले आया है, यानी क्लाइमैक्स को, क्लाइमैक्स पर कहानी ले आया है। जो पीछे वाली घटनाएं हैं वो अब पीक पर पहुंच गई। दिस इज द पॉइंट, ये वो बिंदु होता है इन द स्टोरी, कहानी का, वेयर, जहां एवरीथिंग चेंजेस, हर चीज बदल जाती है, और या फिर वेयर द मेन कैरेक्टर इज फोर्स्ड, जहां पर के मुख्य पात्र फोर्स्ड, बाध्य होता है, टू मेक, करने के लिए, अ लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन, एक जीवन को बदलने वाला निर्णय। आपने कहानियों में देखा होगा कि हीरो या हीरोइन एक लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन लेता है, जीवन को बदल देने वाला निर्णय लेता है। अगर आपने ओथेलो के बारे में पढ़ा है, तो जहाँ ओथेलो मर्डर करता है अपनी वाइफ का, डेस्डिमोना है उसकी वाइफ, तो डेस्डिमोना का जब वो मर्डर करता है, तो वो क्लाइमैक्स है उस कहानी का। अगर ओथेलो आपने नहीं पढ़ा है तो कम से कम ओंकारा फिल्म तो ज़रूर देखी होगी, अजय देवगन वाली, और जिसमें कि
हीरोइन थी करीना कपूर, तो वहाँ भी अजय देवगन मर्डर करता है करीना कपूर का। तो वो ओथेलो है शेक्सपियर का ड्रामा, उसी से प्रेरणा ली गई थी उस कहानी की। तो वो क्लाइमैक्स है कहानी का। तो वो एक लाइफ ऑल्टरिंग डिसीज़न है। हीरो ने ले लिया डिसीज़न कि अपनी पत्नी को मारना है मुझे। कंसिडरिंग द क्लाइमैक्स इन टर्म्स ऑफ 3 फैक्टर्स, तो हम कंसिडर करते हैं क्लाइमैक्स को 3 फैक्टर्स के आधार पर। द मेन कैरेक्टर डिस्कवर्स, जो मुख्य पात्र है उसको पता चलता है समथिंग न्यू, कोई नई चीज़, कोई नई बात। द प्रोटेगोनिस्ट एक्सेप्ट्स द फैक्ट्स, जो मुख्य पात्र है वो स्वीकार करता है तथ्यों को, रियलाइजेज इट, इसको महसूस करता है, बट डज नॉट नेसेसरीली एग्री विद इट, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आवश्यक रूप से वो उससे सहमत हो। द मेन कैरेक्टर टेक्स एक्शन, जो मुख्य पात्र है वो एक्शन लेता है, वो कार्य करता है, बेस्ड ऑन द न्यू डिस्कवरी, नई खोज के आधार पर। मेक्स अ चॉइस, एक ऐसी चॉइस करता है, एक ऐसा चुनाव करता है, दैट विल डिटरमिन, जो कि इस बात को निश्चय करेगी, वेदर, कि क्या, और नॉट, या नहीं, द ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन मैट, जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हुई है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो डिसीज़न लेता है जो हीरो है या हीरोइन है, जो भी डिसीज़न लेता है, तो वो डिसीज़न आगे के एक्शन को, आगे की जो घटनाएं होने वाली हैं उनको डिसाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको ओथेलो का एग्जाम्पल दिया, तो जहाँ ओथेलो ने डिसाइड किया कि पत्नी को मारना है और वो वहाँ पे मार डालता है डेस्डेमोना को, तो वहाँ से आगे की घटनाएं डिसाइड होती हैं। अगर वो नहीं मारता है ना, थोड़ा विचार करता और अपनी पत्नी को नहीं मारता, तो आगे की घटनाएं नहीं होती, फिर उसकी खुद की मृत्यु होती है, विलेन की मृत्यु होती है, वो सारी घटनाएं शायद ना होती। तो ये जो क्लाइमैक्स है ये आगे की घटनाओं को डिसाइड करता है। उसके बाद है फॉलिंग एक्शन। तो अब यहाँ हर चीज़ जब चोटी पर पहुँचती है तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ एक्शन का मतलब नीचे आना शुरू हो जाता है, फॉलिंग एक्शन। हैविंग रीच्ड यानी पहुँचकर, और बीइंग रिवील्ड टू द पीक, रिवील यानी जब प्रदर्शित हो जाता है, टू द पीक, चोटी तक, ऑफ द स्टोरी, कहानी की, यानी कहानी जब चोटी पर पहुँच जाती है तो फॉलिंग एक्शन इज, तो एक्शन जो है वो गिरना शुरू होता है, व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स, जब कहानी शुरू होती है, टू मूव, गति करना, टूवर्ड्स अ मोर सेटिस्फाइंग कंक्लूजन, एक ज़्यादा संतोषजनक निष्कर्ष की ओर। इवेंट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, यानी जो घटनाएं हैं और जो जटिलताएं हैं, बिगिन टू फॉल इनटू प्लेस, वो अपनी जगह पर पहुंचना शुरू हो जाती हैं। एनी कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वर रेज्ड, यानी जो संघर्ष पैदा हुए थे एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स के परिणाम स्वरूप, स्टार्ट टू रिजॉल्व, वो संघर्ष, वो कॉन्फ्लिक्ट अब रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, उनका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। देन रिजोल्यूशन या कंक्लूज़न, तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन है या कैटास्ट्रॉफी होती है। अगर जो कहानी है वो कॉमेडी है तो वहाँ सॉल्यूशन हो जाता है, सारी समस्याओं का समाधान निकल आता है, और दूसरी तरफ अगर वो ट्रेजेडी है तो वहाँ कैटास्ट्रॉफी होता है, सबकी डेथ हो जाती है। तो ये लास्ट पार्ट है किसी भी कहानी का, रिजोल्यूशन या कंक्लूज़न। दिस इज द कंक्लूज़न ऑफ द प्लॉट, तो ये इस कहानी का कंक्लूज़न होता है, यानी निष्कर्ष होता है ऑफ द स्टोरी। इट इज़ वेयर एनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस आर आंसर्ड, ये वहाँ होता है कंक्लूज़न जहाँ वो प्रश्न जिनका अभी तक उत्तर नहीं मिला था उनका उत्तर मिल जाता है।
और लूज एंड्स आर टाइड, या फिर लूज एंड्स यानी जो खुले हुए धागे थे, खुले हुए छोर थे, खुले हुए किनारे थे, आर टाइड वो बंध जाते हैं, वो मिल जाते हैं, छूटे हुए किनारे मिल जाते हैं, बंध जाते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड, यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो संघर्ष थे, वो हल हो जाते हैं। एंड द फाइनल आउटकम, और अंतिम आउटकम यानी कि जो निष्कर्ष है, जो सार है ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का, इन द स्टोरी कहानी में, आर डिस्क्लोज्ड, वो डिस्क्लोज मतलब जाहिर हो जाता है, सामने आ जाता है, जो भी निष्कर्ष है वो सामने आ जाता है। तो ये थे पार्ट्स प्लॉट के। ये आप इस डायग्राम के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि ये हुआ एक्सपोजिशन यानी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, तो ये शुरुआत यहाँ से हुई। फिर एक्शन राइज हुआ, राइजिंग एक्शन, और यहाँ पर कैरेक्टर फेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स यानी जो पात्र है वो सामना करता है संघर्ष का। फिर यहाँ आया क्लाइमैक्स, तो क्लाइमैक्स क्या है? द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी का सबसे ज़्यादा उत्तेजक भाग है, सबसे ज़्यादा रोचक भाग है। फिर क्लाइमैक्स पे पहुंचने के बाद देखिए राइज, ये फॉल शुरू हो गया, जो राइज यहाँ शुरू हुआ था वो यहाँ क्लाइमैक्स पे पहुंचा, और फिर यहाँ से फॉलिंग एक्शन, और ये कहाँ ले जाता है? लीडिंग टू द एंड, अंत की ओर ले जाता है, और यहाँ आकर रिजोल्यूशन हो गया, एंड ऑफ द स्टोरी, तो कहानी का यहाँ पर अंत हो गया। इसके बाद बारी आती है थीम की और स्टाइल की। थीम क्या है? अ स्टोरीज थीम इज, यानी एक स्टोरी की थीम है इट्स अंडरलाइंग मैसेज, उसके अंदर छिपा हुआ संदेश। ऑल्सो नोन, उसको कह सकते हैं एज द बिग प्रेमिस, यानी उसका बड़ा आधार, यानी आधारशिला है ये। क्या, किस चीज़ पर आधारित है कहानी, किस थॉट पर आधारित है कहानी, उसका मोटिव क्या है, तो वो होती है थीम। किसी भी कहानी का एक मोटिव होता है, कोई बेस होता है, कोई आधार होता है, उसके पीछे कोई आइडिया होता है, कोई सेंट्रल आइडिया होता है उसका, तो उसको हम कहते हैं थीम। जैसे कि लव थीम है या रिवेंज थीम है, जैसे आप हेमलेट जब पढ़ेंगे तो उसकी थीम रिवेंज है, आप रोमियो जूलियट पढ़ते हैं उसकी थीम लव है, या जो सोनेट्स आप पढ़ते हैं सोनेट्स की मोस्टली थीम लव होती है। आपने लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स पढ़ा था शेक्सपियर की सोनेट, तो उसकी थीम हम कहेंगे कि लव है। या फिर जब आप पढ़ते हैं वर्ड्सवर्थ की सोनेट, मेरे साथ आपने पढ़ी थी द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, तो उसकी थीम हम लव नहीं कह सकते, उसकी थीम नेचर है। तो जो सेंट्रल चीज़ है, जो सेंट्रल एक थॉट है, एक कंसेप्ट है जिस पर बेस्ड है कोई चीज़, तो उसको हम कहते हैं थीम। तो ये बिग प्रेमिस यानी बड़ा एक आधार है, बेस है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हाट वाइटल लाइफ बिलीफ, यानी जो सजीव जीवन का विश्वास, इज द ऑथर अटेम्प्टिंग टू कन्वे, जो लेखक कोशिश कर रहा है कन्वे करने की, यानी हम तक पहुंचाने की, बाय हिज और हर राइटिंग, अपने लेखन से। दिस प्रेमिस, ये आधार, और बिलीफ या विश्वास, ट्रांसेंड्स यानी पार कर जाता है, परे है, इथनिक बाउंड्रीज, इथनिक यानी प्रजातियों की, जातियों की, धर्म की, ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो सीमा रेखा हैं, उनके परे होती है। ये जो थीम होती है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने कोई थीम दी तो हम हिंदुस्तानियों को वो पसंद नहीं आएगी। भाई हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, ये सब एक अंग्रेज़ ने लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं, लेकिन हमको भी वो अच्छे लगते हैं। तो ये जो थीम है ये ट्रांसेंड मतलब कि परे होती है, समय और काल के परे होती है। कहाँ 16वीं सेंचुरी में लिखे गए ये सारे ड्रामास, और हमें आज भी पसंद हैं। तो इथनिक बाउंड्रीज को ये क्रॉस कर जाती है, जितनी भी सीमाएं हैं जाति, प्रजाति, धर्म, काल की, उनको ये पार कर जाती है।
इन एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में, इट इज़ जनरली यूनिवर्सल, ये प्रायः यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक होती हैं। तो सार्वभौमिक, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं वो यूनिवर्सल हैं, 16th सेंचुरी में लिखे गए और आज हम 21st सेंचुरी में उनको पढ़ रहे हैं, हमको कितना अच्छे लगते हैं। तो ये समय और काल से परे हैं। इंग्लैंड में लिखे गए लेकिन हिंदुस्तान में भी उतने ही पसंद किए जाते हैं, पाकिस्तान में भी उतने ही पसंद किए जाते हैं, अमेरिका में भी उतने ही पसंद किए जाते हैं, अफ्रीका में भी उतने ही पसंद किए जाते हैं। यानी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए और किसी भी काल में जाइए, वो आपको अच्छे ही लगेंगे। तो इट इज़ जनरली यूनिवर्सल, ये प्रायः जो थीम होती है वो सार्वभौमिक होती है। एंड व्हेन अ थीम इज़ यूनिवर्सल, और जब एक थीम सार्वभौमिक होती है, इट अफेक्ट्स, ये प्रभावित करती है, ऑल पीपल, सभी लोगों को, रिगार्डलेस यानी बिना देखे, ऑफ रेस और लैंग्वेज, रेस प्रजाति को और लैंग्वेज भाषा को। हमारी मातृभाषा हिंदी है लेकिन हम शेक्सपियर के प्ले पढ़ते हैं। जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आती वो हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। तो ये सब रेस और लैंग्वेज से परे है, यानी कि प्रजाति और भाषा से परे है। इट इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट, ये इट इज़ यानी कि जो थीम है वो है जिसके बारे में कहानी है। स्टोरी इज़ ऑल अबाउट, कहानी जिस चीज़ के बारे में है उसको हम क्या कहते हैं, थीम। द थीम ऑफ अ स्टोरी, तो एक कहानी की जो थीम है, इज़ वूवन, वो बुनी जाती है, ऑल द वे थ्रू द स्टोरी, पूरी कहानी के यानी पूरी कहानी उसके चारों ओर बुनी जाती है। द कैरेक्टर्स एक्शंस, जो पात्रों के क्रियाकलाप हैं, इंटरेक्शन है एक दूसरे के प्रति, जो क्रियाकलाप है एक दूसरे के साथ, इंटेंशंस हैं जो इरादे हैं, एंड मोटिवेशंस, और उनकी जो प्रेरणाएं हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, ऑल रिफ्लेक्ट, वो सभी रिफ्लेक्ट करते हैं यानी कि प्रतिबिंबित करते हैं द स्टोरीज थीम, कहानी की थीम को। द टाइटल ऑफ अ स्टोरी, जो कहानी का शीर्षक होता है, जनरली प्रायः एम्फेसाइजेस, जोर देता है, व्हाट द ऑथर इज गोइंग टू कन्वे, कि जो ऑथर है वो क्या कहने जा रहा है। तो अक्सर टाइटल हमें बता देता है कि ऑथर किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि आपने लेमेंट पढ़ी थी मेरे साथ, तो लेमेंट जब हम शीर्षक पढ़ते हैं तो लेमेंट का मतलब ही विलाप करना होता है। तो आपको तुरंत क्लिक करता है कि इसमें ज़रूर कोई विलाप कर रहा है, कोई रो रहा है। और फिर जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि एक बूढ़ा बाप अपने बेटे की मौत के लिए रो रहा है, उसके बेटे की मौत हो चुकी है, बूढ़ा बाप है। तो जो टाइटल है वो थीम को प्रदर्शित कर देता है। टू हाईलाइट द थीम, यानी थीम को हाईलाइट करने के लिए, अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए, वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच, विविध अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार बोलते हैं, तो विविध प्रकार के अलंकार जिनमें कि सिंबॉलिज्म है। सिंबल क्या होता है, कोई प्रतीक होता है, तो सिंबॉलिज्म जहाँ प्रतीकों का यूज़ किया जाता है, सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। एल्यूजन, एल्यूजन किसी चीज़ को रेफर करते हैं, जैसे किसी पौराणिक घटना को एल्यूड करते हैं, किसी हिस्टोरिकल घटना को एल्यूड करते हैं। तो किसी चीज़ को जब रेफर करते हैं, किसी का रेफरेंस देते हैं, किसी चीज़ को मेंशन करते हैं, कोई धार्मिक घटना या कोई सामाजिक राजनीतिक ऐसी घटनाओं को का जब रेफरेंस देते हैं तो वो एल्यूजन कहलाता है। या फिर किसी देवी देवता का नाम आ गया बीच में तो वो भी एल्यूजन होता है। सिमिली है उपमा, किसी चीज़ की तुलना की जाती है, दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना की जाती है सिमिली में, जिनमें कि एक चीज़ एक सिमिलरिटी हो, जैसे कि किसी के खूबसूरत चेहरे की तुलना चांद से की गई। लेकिन अगर दो सिमिलर चीज़ों की कंपैरिजन होगी, जैसे कि हम कहें द फेस ऑफ राधा इज़ लाइक द फेस ऑफ मीरा, तो ये सिमिली नहीं हुई, है ना, क्योंकि राधा का फेस और मीरा का फेस सिमिलर चीज़ें हैं, दोनों ही लड़कियां हैं, दोनों के फेस हैं, तो ये केवल कंपैरिजन है, ये सिमिली नहीं है। लेकिन जब हम कहेंगे कि द फेस ऑफ राधा इज़ लाइक मून,
तो ये सिमिली हुई, क्योंकि मून अलग है और फेस ऑफ राधा अलग है, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि फेस ऑफ राधा वो भी ब्राइट है, मून भी ब्राइट है, और राधा का फेस है वो भी गोल है और मून भी गोल है। तो ये सिमिलीज होती हैं, यानी कि जहाँ दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन होता है जिनमें कि एक सिमिलरिटी है। मेटाफर ये भी सिमिली होती है लेकिन इम्प्लाइड, जहाँ के हम अभी जैसे मैंने कहा द फेस ऑफ राधा इज़ लाइक मून, तो ये सिमिली हुआ, लेकिन अगर हम कहें द फेस ऑफ राधा इज़ मून, लाइक यूज़ ना करें तो ये मेटाफर हुआ। हाइपरबल, जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, जैसे कि आपने मैकबेथ पढ़ा है, तो उसमें ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, लेडी मैकबेथ अपने हाथ धोती रहती है कि इनमें, इन हाथों में अभी भी खून लगा हुआ है, और अगर पूरे अरब का परफ्यूम इत्र लाकर इसमें लगा दो तो भी इन हाथों की बदबू नहीं जाएगी, इसमें से खुशबू नहीं आएगी। तो ये हाइपरबल है, एग्जेजरेशन होता है किसी भी चीज़ का। और देन आयरनी, आयरनी होती है विडम्बना, यानी कैरेक्टर जो कह रहा है, कह कुछ और रहा है, उसका अर्थ कुछ और निकलने वाला है, और ये बात ऑडियंस को पता होती है, कैरेक्टर को नहीं पता होती। फिर से मैं एक बार आपको मैकबेथ का ही एग्जांपल दूं कि जब लेडी मैकबेथ ब्लड लगाती है डंकन का, जो वहाँ पर वॉचमैन थे, गेट कीपर्स थे, उनके फेस पे ब्लड लगाती है, मैकबेथ तो घबरा जाता है मर्डर करने के बाद डंकन का, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो डंकन का ब्लड जो गेट कीपर्स हैं उनके फेस पे लगाए, तो लेडी मैकबेथ ये काम करती है। और जब वो फेस पे ब्लड लगा देती है गेट कीपर्स के पे, तो उसके बाद अपने हस्बैंड से कहती है मैकबेथ से कि चलो आओ हाथ धो लेते हैं, और हाथ धोती है तब मैकबेथ से ये बात कहती है अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस गिल्ट, यानी थोड़ा सा हमने पानी लिया और देखो हमारा पाप धुल गया, हमारा अपराध जो था वो धुल गया, और ये हाउ इजी इट इज़ देन, यानी मर्डर करना कितना आसान है। तो ये जो डायलॉग है बड़ा ही आयरनिकल है। लेडी मैकबेथ कह रही है कि थोड़े से पानी ने हमारा अपराध धो दिया, तो मर्डर करना कितनी आसान बात है, लेकिन हम जानते हैं, ऑडियंस जानती है कि उसका अपराध धुला नहीं, पानी से तो धुल गया, लेकिन उसकी आत्मा में जो समा गया है उसका अपराध, वो फिर बाद में जो स्लीप वॉकिंग सीन है उसमें सामने आता है ये बात कि उसका अपराध वास्तव में नहीं धुला था उस पानी से। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये आयरनिकल होते हैं। तो हाइपरबल और आयरनी कैन बी यूज्ड, तो इनका प्रयोग किया जाता है ऑथर के द्वारा। एग्जाम्पल्स हैं थीम के, देयर आर मैनी प्रिवेलिंग थीम्स, यानी बहुत सारी थीम्स हैं जो प्रिवेल करती हैं, मतलब जो उपलब्ध हैं, जो कि दिखाई देती हैं, जो कि उपस्थित रहती हैं इन लिटरेचर, साहित्य में। सेवरल ऑफ विच, जिनमें से कि बहुत सारी, वी यहाँ पे वी वैसे ही लिख दिया है तो इसको काट लीजिएगा, कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी वो हमको हम पहचान सकते हैं राइट अवे, ठीक, मतलब जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सी थीम है। हाउएवर, किंतु सर्टेन थीम्स, कुछ निश्चित थीम्स हैं, अ लिटिल हार्डर, थोड़ी कठिन होती हैं, ज़्यादा कठिन होती हैं, टू डेसीफर, डेसीफर मतलब पहचानने में, कोड को अक्सर डेसीफर किया जाता है, डिकोड किया जाता है, तो वो पहचानने में थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। सम कॉमन थीम्स आर, कुछ जो सामान्य थीम्स हैं वो ये हैं, लव इज़ ब्लाइंड, यानी लव थीम होती है, तो उसमें दिखाया जाता है कि प्यार कैसे अंधा होता है, ना तो समाज के बारे में सोचता है, ना घर के बारे में सोचता है, किसी चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं, प्यार तो अंधा होता है। तो ये एक लव थीम है, ये तो अक्सर हमें मिलती है कहानियों में, ड्रामा में, नॉवेल्स में, पोएम्स में तो भरी पड़ी है लव थीम। फिर है ओवरकमिंग हार्डशिप्स, ओवरकम मतलब जीतना, हार्डशिप्स परेशानियों को, ये थीम भी शुरू से चली आ रही है कि जो हीरो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करता है, बहुत सारी बाधाओं से लड़ता है और अंत में विजयी होता है। जो बियोवुल्फ था, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो बियोवुल्फ में भी देखते हैं क्या मॉन्स्टर से लड़ाई लड़ता है हीरो। तो ये अक्सर हमको देखने को मिलता है किस्से कहानियों में कि एक हीरो है वो ओवरकम मतलब कि जीतता है, हार्डशिप्स मतलब परेशानियों से। कमिंग ऑफ एज, ये एक थीम है कि जो कैरेक्टर है उसको चीज़ें
समझ में आती, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो वो मैच्योर होता जाता है। कमिंग ऑफ एज का मतलब मैच्योर होना, तो कैरेक्टर के अंदर मैच्योरिटी आती जाती है। फिर देखिए डेथ है। डेथ थीम क्या है, जैसे अगर रिवेंज थीम है तो उसमें ऑब्वियसली डेथ होती है, अक्सर हीरो की डेथ हो जाती है। जितनी ये शेक्सपियन ट्रेजेडीज आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक थीम डेथ होती है। स्ट्रगलिंग विद इनर डेमन्स, स्ट्रगलिंग संघर्ष करना, विद इनर डेमन्स मीन्स आंतरिक राक्षसों से। तो अभी जिस इनर कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई थी ये वही इनर कॉन्फ्लिक्ट है। और बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा करना, अपने आप में विश्वास करना। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो हीरो है या हीरोइन है उसको अपने आप पर भरोसा होता है, अपने आप पर विश्वास होता है। तो ये एक थीम होती है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ चेंज, लोग परिवर्तन से डरते हैं। ये अक्सर हमको कहानियों में देखने को मिलता है, रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। और जो कहानियाँ हैं वो रियल लाइफ से ही कहीं ना कहीं प्रेरणा लेती हैं। और हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं कि जो मैच्योर लोग हैं, वयस्क लोग हैं, वो चेंज से थोड़ा डरते हैं। जो नई पीढ़ी है वो चेंज चाहती है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है वो चेंज नहीं चाहती, वो परिवर्तन से डरती है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो किसी भी बुक को उसके कवर से जज मत करो। मतलब कि जो बाहरी आवरण है, जो बाहर की पर्सनैलिटी होती है या बाहर की अपीयरेंस होती है, वो अक्सर डिसेप्टिव होती है। और ये अक्सर कहानियों में जाहिर होता है, ड्रामा में देखने को मिलता है, नॉवेल में देखने को मिलता है, स्टोरीज़ में देखने को मिलता है कि अक्सर जो आउटवर्ड अपीयरेंसेस होती हैं वो डिसेप्टिव होती हैं। और उसमें एक मर्चेंट ऑफ वेनिस में था भी कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। तो ये सारी थीम्स पाई जाती हैं स्टोरीज़ में। फिर आता है स्टाइल। अ स्टोरीज स्टाइल रेफर्स टू, तो जो स्टोरी का स्टाइल है, जो शैली है, हिंदी में उसको शैली बोलते हैं स्टाइल को। तो जो कथा, लघु कथा की शैली है, रेफर्स टू द ऑथर्स यूज ऑफ वोकेबलरी, तो वो रेफर करती है एक ऑथर ने किस प्रकार की वोकेबलरी यूज़ की है। द ऑथर्स वर्ड यूज़, यानी ऑथर्स ने किस प्रकार के, तो ऑथर्स वर्ड यूज़, क्या यूज़ ऑफ वर्ड्स कर लीजिएगा इसको आप। ऑथर ने किस प्रकार के शब्द यूज़ किए हैं। सेंटेंस फॉर्म, किस प्रकार के सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। फिगरेटिव एक्सप्रेशन, किस प्रकार के अलंकार उसने यूज़ किए हैं। सेंटेंस कंपोजिशन, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ, जैसे सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, ब्रोकन सेंटेंसेस हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं। जैसे कि अगर किसी को दिखाना है, बहुत गुस्से में दिखाना है, जब हम बहुत भावनाओं से भरे होते हैं, आप रियल लाइफ में भी देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब हम बहुत भावनाओं से भरे होते हैं तो हमारे सेंटेंसेस अक्सर कंप्लीट नहीं होते। बहुत गुस्से में होते हैं हम तो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते एक बार में, या बहुत प्यार आ रहा होता है, या हम भावनाओं से कैसे भी भर जाते हैं। कोई बहुत दिनों बाद हमको मिला और हम एकदम भावनाओं से भर गए तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता हमारा। तो अक्सर ये कहानियों में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक पात्र है जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस बोलता है, आधे अधूरे सेंटेंसेस बोलता है। तो ये स्टाइल का पार्ट होता है। एक ऑथर अपने स्टाइल से इस तरीके के सेंटेंस यूज़ करता है और वो शो करता है कि उसका जो पात्र है, जो कैरेक्टर है, कितना भावनाओं से भरा हुआ है। तो ये शैली होती है एक लेखक की। ऑल वर्क टुगेदर, तो ये सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं टू क्रिएट, पैदा करने में, टोन, इमेज एंड कंटेक्स्ट। तो एक टोन होती है, एक लय होती है कहानी की। देखिए टोन, जब आप बात कर रहे हैं किसी से, देखिए प्यार से बात करते हैं तो आपकी टोन अलग होती है, यानी सेंटेंस वही होते हैं। जैसे हम कहेंगे क्या बात है, तो प्यार से कहा, हमने कहा क्या बात है तो यही हमने डांट के कहा। वर्ड्स वही थे, सेंटेंस वही था, लेकिन हमारी टोन चेंज हो गई। और इमेजेस होती हैं वो तस्वीरें जो कि शब्दों के माध्यम से क्रिएट की जाती हैं लिटरेचर में। एंड कंटेक्स्ट, और कंटेक्स्ट मतलब कि प्रसंग होता है कि क्या बात चल रही थी, कहानी कहाँ से आई, किस्सा ये कैसे पैदा हुआ, तो वो उसका प्रसंग होता है कहानी का। इन द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है, जो कहानी है, उसमें ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, स्टाइल, एक ऑथर का
राइटिंग स्टाइल, एक शैली बनाती हैं वो। द ऑथर्स स्टाइल, जो लेखक का शैली है, रेफर्स टू, वो ये बताती है हाउ, कैसे, ही और शी यानी कि लेखक या लेखिका डेपिक्ट्स, वर्णन करता है, सिचुएशंस, परिस्थितियों का, ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का, चीज़ों का, एंड कंसेप्ट्स, और कंसेप्ट होते हैं विचार, तो कैसे विचारों का वो वर्णन करता है, सिचुएशंस का वर्णन करता है, ऑब्जेक्ट्स का वर्णन करता है, तो ये उसके स्टाइल से डिसाइड होता है। इट्स ऑल्सो रेफर टू, और इसको ये भी बोला जाता है, इसका रेफरेंस ऐसे भी दिया जाता है कि एज अ वॉइस, कि उसकी आवाज़, दैट रीडर्स हियर, जो कि जो पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सुनते हैं। लेखक अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाता है रीडर्स तक? पढ़कर ही तो सुनते हैं उसकी आवाज़। भाई वो आपको बोल तो रहा नहीं है, वो कुछ शब्द लिख रहा है और उसकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो अगर उसका कहने का तरीका अच्छा होगा तो आप सुनेंगे ना। वॉइस दैट रीडर्स हियर, तो वो एक आवाज़ है, जो स्टाइल है ऑथर का, वो उसकी वॉइस है, आवाज़ है, जो कि पढ़ने वाले यानी कि पाठक सुनते हैं। व्हेन दे रीड, जब वो पढ़ते हैं, द वर्क ऑफ एन ऑथर, एक लेखक का काम, यानी एक लेखक की कहानी, उपन्यास, ड्रामा या फिर किसी कवि की कविता जब हम पढ़ते हैं तो हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, और उसकी बात कहने का तरीका कैसा है उससे डिसाइड होता है कि वो लेखक कितना पॉपुलर होगा। अच्छी बात आपसे करेगा तो आप उसकी बात सुनेंगे। आप रियल लाइफ में भी कहाँ सुनते हैं? अगर कोई आपसे गुस्सा करे, आपसे बुरे लहजे में बात करे, तो आप उसकी बात कहाँ सुनते हैं? तो ऐसे ही जब कोई बुरे लहजे में लिखता है तो भी आप कहाँ पढ़ते हैं? जितने भी अच्छे ऑथर्स हैं, जितने भी पॉपुलर ऑथर्स हैं, उनका स्टाइल बेहतरीन है, उनका स्टाइल इम्पोर्टेंट है, जिसने उनको पॉपुलर बनाया है। ये देखिए, नरेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला पॉइंट और है इसमें, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो गया, हमने पहले थीम और स्टाइल को पढ़ लिया, अब इसको देख लेते हैं। ये भी एक एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी का। तो नरेशन, द यूज़ ऑफ अ रिटन और स्पोकन कमेंट्री टू रिले अ स्टोरी टू एन ऑडियंस इज़ नोन एज नरेशन। तो नरेशन क्या है? वर्णन है, कहानी को सुनाना, नरेट करना, यानी कथा का वाचन करना। तो एक नरेटर होता है, कथावाचक, कभी तो ये ऑथर खुद होता है, कभी कोई कैरेक्टर होता है, वो नरेट करता है। तो द यूज़ ऑफ अ रिटन और स्पोकन कमेंट्री, यानी लिखित या जो बोली गई कमेंट्री है, टू रिले यानी सुनाने के लिए, अ स्टोरी, एक कहानी को, टू एन ऑडियंस यानी कि श्रोताओं को या फिर पाठकों को, इज नोन एज नरेशन, उसको क्या कहा जाता है? नरेशन या वर्णन या वाचन। द नरेशन इज डिलीवर्ड, तो जो वाचन है वो किया जाता है बाय अ नरेटर, एक वाचक के द्वारा, एक वर्णनकर्ता के द्वारा, हु इज अ सिंगल इंडिविजुअल, जो कि एकमात्र व्यक्ति होता है, और अनडिफाइंड लिटरेरी वॉइस, या फिर वो अपरिभाषित साहित्यिक आवाज़ होती है, क्रिएटेड, जो कि पैदा की गई होती है, बाय द स्टोरीज ऑथर, कहानी के लेखक के द्वारा, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, टू द व्यूअर यानी जो श्रोता है या जो दर्शक है या जो पाठक है उसके लिए। तो यहाँ व्यूअर की जगह आप ऑडियंस लिख सकते हैं, लिसनर लिख सकते हैं, या फिर रीडर भी लिख सकते हैं। स्पेशली अबाउट द प्लॉट, विशेष रूप से प्लॉट के बारे में यानी कहानी के बारे में। इन अ वर्क ऑफ फिक्शन, यानी एक फिक्शन में यानी कि कहानी में या फिर उपन्यास में, दोनों को ही वर्क ऑफ फिक्शन कहा जाता है, स्टोरी को शॉर्ट फिक्शन कहा जाता है। और द नरेटर डिटरमिन्स, तो जो वाचक है वो सुनिश्चित करता है द स्टोरीज पॉइंट ऑफ व्यू, कहानी का पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि दृष्टिकोण। तो पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द नरेटिव इज टोल्ड। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या बताता है? उस दृष्टिकोण को बताता है जिससे कि कहानी सुनाई जाती है।
मैंने जैसे अभी आपको कहा कि कभी तो जो ऑथर है, जो लेखक है, खुद सुनाता है कहानी, और कभी कोई पात्र कहानी का ही सुना रहा होता है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है। पॉइंट ऑफ व्यू कम्स इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दृष्टिकोण है, वो कई तरीके का होता है। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि आई यूज़ होता है। इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्रथम फर्स्ट पर्सन का यानी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें क्या है, वन ऑफ द कैरेक्टर्स, जो एक पात्र होता है, इज नरेटिंग द स्टोरी, वो कहानी को नरेट कर रहा होता है, कहानी का वर्णन कर रहा होता है। द आई सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, तो जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है यानी जो वाक्य निर्माण होता है, वो आई से होता है। विच रिलाइज ऑन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, तो उसमें प्रथम पुरुष के प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। यूजुअली रिवील्स दस, प्रायः रिवील्स यानी कि सुनाता है, प्रदर्शित करता है कहानी को। आई हैड टू गो टू वर्क, यानी जैसे मुझे काम करने जाना पड़ा, तो ये फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस है। द रीडर एज्यूम्स, जो रीडर है, जो पाठक है, कहानी का पढ़ने वाला, मान लेता है दैट के द कैरेक्टर, जो पात्र है, इज क्लोजली लिंक्ड, यानी पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, टू द प्लॉट, कहानी से। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि जो आई, मैं, ये, मैं, वो करके कहानी सुना रहा होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, जो लेखक है उसका कोई मतलब ही नहीं होता कहानी से, लेकिन रीडर को ऐसा लगता है कि जैसे ये जो बोल रहा है व्यक्ति, वो क्लोजली लिंक्ड है, घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है इस कहानी से। Either she, he is the protagonist or someone close to the protagonist। तो ये जो वक्ता होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो या तो ये खुद मुख्य पात्र होता है, प्रोटैगोनिस्ट होता है, या फिर समवन, कोई व्यक्ति होता है जो कि क्लोज, घनिष्ठ होता है टू द प्रोटैगोनिस्ट, मुख्य पात्र के। वाइल, जबकि अ फर्स्ट पर्सन नरेटर, एक प्रथम पुरुष का वक्ता, विल प्रोवाइड, उपलब्ध कराएगा, इंटीमेसी, घनिष्ठता, एंड अ क्लियरर ग्लिम्स, और एक ज़्यादा स्पष्ट झलक, इनटू द कैरेक्टर्स माइंड, पात्र के मस्तिष्क की। इट इज़ कॉन्स्ट्रेंड बाय द कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव स्किल। तो इट इज़ कॉन्स्टेंट मतलब कि ये लिमिटेड हो जाता है, ये सीमित हो जाता है, बाय द कैरेक्टर्स, पात्र के परसेप्टिव स्किल। परसेप्टिव स्किल क्या होती है? किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता, कुशलता। तो वो जो नरेटर है उसका परसेप्शन जितना है, वो जितना देख पा रहा है, वो जितना सुन पा रहा है, वो जितना समझ पा रहा है, उतना ही तो आपको बताएगा ना। तो उसकी परसेप्टिव स्किल पर डिपेंड करता है सारी कहानी। दे आर लिमिटेड, वो सीमित होते हैं, टू रिपोर्टिंग ओनली, यानी आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वॉट दे कैन रियलिस्टिकली नो, वॉट यानी कि जो कुछ भी, दे वो, कैन रियलिस्टिकली वास्तविक रूप से, नो जानते हैं, अबाउट द स्टोरी कहानी के बारे में, एंड देयर पर्सपेक्टिव इज़ फर्दर लिमिटेड, और उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो व्यू है, उनका जो ग्रहण करने की क्षमता है, वो और ज़्यादा सीमित होती है। यानी आपके हिसाब से वो आपको नहीं सुना रहा है कहानी, वो कहानी आपको अपने हिसाब से सुना रहा है। फिर है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मध्यम पुरुष का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी द्वितीय पुरुष बोल सकते हैं। वैसे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये चलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसे बोला जाता है। तो जो सेकंड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, इज़ स्ट्रक्चर्ड, उसको बनाया जाता है अराउंड द यू प्रोनाउन, यानी कि जो यू प्रोनाउन है, जो नाउन
नाउन की जगह प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहे जाते हैं, नाउन को संज्ञा कहते हैं और प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। तो जो यू सर्वनाम है उसके अराउंड ये कहानी चलती है सेकंड पर्सन वाली। सिंस क्योंकि द नरेटर जो वक्ता है इज रेफरिंग यानी रेफर कर रहा है, बात कर रहा है डायरेक्टली टू द रीडर, सीधे लेखक से, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो मध्यम पुरुष का पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, विल अलाउ यू, आपको अनुमति देगा, टू ड्रॉ द रीडर, जो पाठक है उसको खींचने में, इनटू द नैरेटिव यानी कहानी में, एंड मेक देम फील, और उनको अनुभव कराएगा, लाइक जैसे कि दे आर अ पार्ट, वो खुद एक भाग हों, ऑफ द एक्शन यानी कि कहानी के। अनलेस द नरेटर इज अटेम्प्टिंग, यदि वाचक कोशिश नहीं कर रहा हो, टू स्पीक बोलने की, डायरेक्टली सीधे तौर पर, टू द रीडर पाठक से, दिस इजंट वेरी नॉर्मल, तो ये बहुत सामान्य नहीं है इन फिक्शन, कहानी में। तो कहानी में यू वाला जो प्रोनाउन है ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हालांकि बहुत बार होता है, आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी तो जिनमें यू आता है। पोइम्स, स्पीचेस, एजुकेशनल राइटिंग एंड कन्विंसिंग पब्लिकेशंस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पोइम्स हैं, कविताएं हैं, स्पीचेस भाषण होते हैं, एजुकेशनल राइटिंग यानी शैक्षणिक लेख होते हैं, एंड कन्विंसिंग पब्लिकेशंस, कन्विंस मतलब किसी को विश्वास में लेना, पब्लिकेशन प्रकाशन, तो किसी को विश्वास में लेने वाले प्रकाशन, आर ऑल एग्जाम्पल्स, ये सभी उदाहरण हैं, ऑफ सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, मध्यम पुरुष के दृष्टिकोण के। तो ये जो कन्विंसिंग पब्लिकेशन से तात्पर्य है जैसे कि कुछ रिलीजियस लिटरेचर होता है, कुछ पॉलिटिकल लिटरेचर होता है, तो उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं लोग और रीडर से डायरेक्टली बात करते हैं, तो वहाँ यू का प्रयोग बहुत किया जाता है। देन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हेन द नरेटर इज टेलिंग अ स्टोरी। तो ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ होता है जहाँ नरेटर यानी कि वाचक कहानी सुना रहा है, अबाउट द कैरेक्टर्स, उन पात्रों के बारे में, एंड यूजेस द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, और वो वहाँ पर उत्तम पुरुष के सर्वनाम प्रयोग करता है। ही शी इज रेफर्ड टू देम, और वो कैसे उनको रेफर करता है, ही और शी कह के, ही, शी, दे, इट, ये होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के दो प्रकार हैं। लिमिटेड, द लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू फनल्स ऑल एक्शन इनटू द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। तो जो लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सीमित दृष्टिकोण है, वो क्या है, फनल्स मतलब भर देता है, ऑल एक्शन, सारा एक्शन, सारे कथानक को, इनटू द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, एक ही पात्र के दृष्टिकोण में, यानी सारी कहानी एक ही पात्र के दृष्टिकोण से सुनाई जाती है। एंड द रीडर सी, और जो पाठक हैं वो देखते हैं, जस्ट केवल केवल नहीं देखते हैं, वॉट द नरेटर सीज, जो कि वक्ता देखता है, जो वक्ता देखता है वही रीडर देखता है। दिस इज परहैप्स द इजीएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ये शायद सबसे आसान पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, फॉर अ बिगिनर, यानी जो बिगिनर राइटर टू यूज़, जिसने कहानी लिखना अभी शुरू किया हो उसके लिए ये बेस्ट है। फिर है ओमनी प्रेजेंट, यानी ओमनी का मतलब होता है सभी जगह प्रेजेंट, उपस्थित हो, तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, एक नरेटर होता है जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है, उसको सब दिखाई देता है, वो सबके बारे में जानता है, किसी के मन में क्या चल रहा है वो भी वो जानता है, क्योंकि वो वर्णन कर रहा होता है ना कि उसके दिमाग में ये चल रहा था, ओल्ड लेडी के दिमाग में ये चल रहा था, तो उसे कैसे मालूम कि ओल्ड लेडी के बारे में दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि उसको राइटर ने ओमनीशिएंट बनाया है, ओमनीशिएंट नरेटर बनाया है। तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट ये नरेटर्स होते हैं, वर्णन करने वाले।
द नरेटर अंडरस्टैंड्स, तो जो वाचक है, नरेटर कहानी का जो वर्णन कर रहा है, वो समझता है, एंड सीज और देखता है एवरीथिंग, हर चीज़ को, एंड कैन स्विच, और वो स्विच मतलब स्थान बदल सकता है, फ्रॉम वन कैरेक्टर्स माइंड टू अनदर, कभी एक कैरेक्टर के माइंड में घुस जाता है, कभी दूसरे के दिमाग में, यानी इस ओल्ड लेडी के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी उसको पता है, उसकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी उसको पता है, तो एक दिमाग से दूसरे के दिमाग में भी वो घुस जाता है, क्योंकि ये जो नरेटर है जो आपको कहानी सुना रहा है वो क्या है, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीशिएंट है। तो आप इसमें ओमनी प्रेजेंट ऑब्लिक ओमनीशिएंट भी कर सकते हैं, तो ओमनी तो यही रहेगा SCIENT, और उसमें लिख सकते हैं तो ऑब्लिक लगा के आप वो लिख सकते हैं। गिविंग द ओमनी प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो गिविंग हमको देता है ओमनी प्रेजेंट यानी जो सार्वभौमिक है, हर जगह उपस्थित रहने वाला पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, अ गॉड लाइक क्वालिटी, यानी ऐसा लगता है जिसके कि उसके अंदर एक क्वालिटी है, एक गुण है जो कि गॉड लाइक यानी ईश्वर के जैसा है, क्योंकि ईश्वर को तो पता होता है आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, आप ऊपर से कुछ भी दिखाइए लेकिन मन में क्या सोच रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना मन में क्या बोलते हैं, बगल में ईंट मुंह में राम बगल में ईंट, तो जो आपके बगल में ईंट छुपी हुई है ना वो राम जी को दिखती है, मुंह में राम भले ही आप रखिए, बगल में ईंट जो रखें तो ये गॉड की क्वालिटी है। अब ऐसा ही नरेटर कुछ लोग कहानी में रखते हैं जिसके अंदर गॉड लाइक क्वालिटी है। ऑथर्स विल सर्व एज ओमनीशिएंट नरेटर्स, यानी जो ऑथर्स हैं, जो लेखक हैं, वो ओमनीशिएंट यानी कि सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, ओमनीशिएंट मतलब सर्वज्ञ, और ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी होता है, और ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान होता है। तो ऑथर्स विल सर्व एज ओमनीशिएंट, जो लेखक हैं वो सर्वज्ञ नरेटर्स यानी वर्णनकर्ता के रूप में काम करते हैं, बाय स्विचिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, यानी स्विचिंग मतलब स्थान बदलकर, बिटवीन कैरेक्टर्स जो पात्रों के बीच में, कभी एक पात्र के बारे में बताते हैं, कभी दूसरे पात्र के बारे में बताते हैं, इवेंट्स घटनाओं के बारे में, कभी एक घटना के बारे में बताते हैं, कभी दूसरी घटना के बारे में बताते हैं, जैसे उनको सब मालूम है, एंड इंट्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं यानी देते हैं इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, एट देयर डिस्क्रिशन, अपने ही, डिस्क्रिशन होता है विवेक, अपने विवेक के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने इंटेलेक्ट के आधार पर वो सूचनाएं रीडर को देते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे। इसके अलावा आप और चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप स्टाइल में बता सकते हैं कि कुछ कहानियां हैं जो बीच में शुरू हो जाती हैं, तो मीडिया रेस बोलते हैं उनको, कहानियाँ एकदम से बीच में शुरू हो गई, उसके बाद फिर पीछे का बताया, फिर आगे का बताया, कहीं कहानी एंड में शुरू होती है फिर फ्लैशबैक में पूरी चलती है, कोई कहानी शुरू से आखिर तक चलती जाती है। तो ये कहानी कहने का एक स्टाइल है लोगों का। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करें। धन्यवाद।